अस्सलाम वालेकुम ठीक हो गया। एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक फॉर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही होता है ताकि आप लोगों को हम स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सकें। और नाजरीन, इसके साथ साथ जो है इस चैनल पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेस्ट मार्केट को लाइक भी जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग हमारे आगे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने सर्कल में वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में जो है वो काम कर सकें, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। और इसके साथ साथ नाजरीन, मैं बताती चलूं, हमारे आज के सेशन में हमने स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है। ही इज उसामा रऊफ, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एट एकेडी सिक्योरिटीज। इनका ताल्लुक जो है एकेडी सिक्योरिटीज से है। तो इनको इनवाइट करने का बेसिकली मकसद ये है कि हम आज की मार्केट को डिस्कस करें। मॉनेटरी पॉलिसी आई कल, इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा, क्या इफेक्ट हुआ आज मार्केट को, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और कल रात में जो है वो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो है वो एक तजारती जो है मामला हुआ, उससे जो है वो क्या मार्केट को आज इम्पैक्ट पड़ा, आगे क्या जो है उसको मार्केट को क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट आएगा। और ऑयल और जो है ऑयल सेक्टर में आज हमने काफी तेजी देखी, काफी आउट परफॉर्म किया ऑयल सेक्टर ने। क्योंकि जो है ऑयल की भी कुछ डिस्कवरीज करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के जो है वो बीच में, इसी हवाले से जो है वो तजारती मार्का हुआ। तो इनसे जो है हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। रिबा, हाउ आर यू? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो फाइन। अच्छा सर, ये बताइएगा आज की मार्केट को एक ओवरव्यू देते पहले। अच्छा, तो ओवरऑल मार्केट तो आज मतलब अच्छी चलती रही सुबह से ही। एक्सपेक्टेड ही यही था कि मार्केट अच्छी ही उसमें मूव होगी। अच्छा, एमपीसी का इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ? कुछ लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि क्योंकि रेट कट नहीं हुआ, जबकि मार्केट में लार्जर कंसेंसस यही था कि 50 बेसिस पॉइंट का कट हो जाएगा, तो मार्केट को आज नेगेटिव में कुछ ना कुछ रिएक्ट करना चाहिए था। हुई दो चीजें। एक तो कल एमपीसी का डिसीजन जो है वो मार्केट टाइम के अंदर ही आ गया था, जिसका लार्जली इम्पैक्ट जो भी था एब्जॉर्ब हो चुका था। और दूसरी चीज ये हुई कल रात ही, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया कि उनके साथ ऑयल के ऊपर कुछ डील हो गई है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और ऑयल सेक्टर काफी ऊपर रहा। उसी की वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी भी ओवरऑल तमाम उसमें थी। इसके अलावा टेक्सटाइल के लिए भी अच्छा ओवरऑल, दूसरी डेवलपमेंट्स पे भी एक अच्छा हो जाता है। हम्म। सही। अच्छा सर, बेसिकली ये तो जो है आज जो कल डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट्स आई, इसकी वजह से जो है आज हमने कैट ओपनिंग देखी थी। तो इंटरेस्ट रेट, कल मॉनेटरी पॉलिसी जो थी, इंटरेस्ट रेट अनचेंज हुआ, इससे क्या मार्केट को इफेक्ट हुआ, बेसिकली इसके हवाले से बताएं। अच्छा, ओवरऑल लार्जर यही है। अगर फॉर द टाइम बीइंग कट नहीं भी हुआ तो गोइंग फॉरवर्ड कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी वक्त ही उन्होंने कुछ दो चार कंसर्न्स के ऊपर एक मॉनेटरी होल्ड की, अभी मॉनेटरी पॉलिसी यहीं पर ही। तो मेरा नहीं ख्याल था कि इसके ऊपर अगर होल्ड आज सुबह ही, फॉर एग्जांपल कल रात लेट ही इसका डिसीजन आता, तो आज भी कोई इतना खास नेगेटिव उसका रिएक्शन होना था। वही आज भी अगर आपने देखा हो, ये कल भी यही हुआ, जो हायर डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है उनमें थोड़ा बहुत प्रेशर देखा गया। और उसके अलावा सीमेंट सेक्टर या इस तरह के सेक्टोरल जो सेक्टर्स हैं उनमें थोड़ा बहुत प्रेशर था। ओवरऑल लार्जली तो बाकी चीजें अनचेंज ही थी। अभी भी इन्फ्लेशन अगर आप देखें इस मंथ की भी कम ही एक्सपेक्टेड है, हम तो 2.5% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई की। इसके अलावा गोइंग फॉरवर्ड भी हमारी पूरे साल की एस्टिमेट्स 4.4% की हैं। उस पे ही अगर आप डिफरेंशियल देख लें तो ठीक ठाक आपका रियल इंटरेस्ट रेट है, जो कि जिस बेसिस पे हमने मतलब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर ये स्टैंड है कि इसी साल सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट में आ जाएंगे। तो फॉर द टाइम बिंग नहीं भी हुआ तो आगे इसका पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और कितना अच्छा परफॉर्म करेगा आज, जैसे कि मार्केट को लीड किया इसने, तो और मजीद कितना जो है वो ये अच्छा परफॉर्म करेगा? अच्छा, ऑयल सेक्टर ओवरऑल काफी टाइम से ये मतलब न्यूज की उसमें चला हुआ है, किसी ना किसी ट्रिगर का ही इंतजार कर रहा है। जो सर्कुलर डेट के अंदर काफी न्यूज आती रही, उसके ऊपर भी अभी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफी पुरानी डेवलपमेंट है जो कि पूरी नहीं हो रही। अच्छा, ये एक ट्रिगर आज इसको मिल गया ऑयल के ऊपर। दूसरा ट्रिगर सर्कुलर डेट वाला भी हो सकता है, जिसके ऊपर न्यूज तो यही आ रही है कि विद इन अ वीक और टू उसकी डिसबर्समेंट भी हो जाएगी। कीपिंग इन व्यू के चाइनीज के साथ जो भी बातचीत हुई है, वो शायद उनके साथ जो भी निगोशिएशन है उसमें थोड़ा चेंज लाया जाए, बाकी 1.3 ट्रिलियन के जो भी सर्कुलर डेट की पेमेंट है वो रिम्बर्स कर दी जाए। अच्छा, उसमें हमारा तो काफी पॉजिटिव स्टांस है। अगर अभी भी आप ऑयल सेक्टर को उसमें देखें, विद करंट फंडामेंटल्स, विदाउट एनी सर्कुलर डेट की पेमेंट भी अगर आप देखें, या विदाउट टेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ टुडेज टैरिफ यूएस थिंग, उसके बावजूद भी ठीक ठाक सब में 70-80% का अपसाइड पोटेंशियल इस इन लेवल्स पे भी है, मेनली इन ओजीडीसी एंड पीपीएल एंड पोल।
तो उस हिसाब से अच्छी लगती है, और दो ट्रिगर और मिल जाएं तो ट्रिगर हेल्प करते हैं कि अपनी मतलब प्राइस डिस्कवरी की तरफ स्टॉक चले जाते हैं। सही। अच्छा सर, हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान अहमद, अपना सवाल करें। सर अस्सलाम वालेकुम सर। ये पूछना था, मैंने ठट्टा सीमेंट लिया है और लकी सीमेंट लिया है, इसका आगे क्या चांसेस हैं ऊपर? ठट्टा सीमेंट जो है ये मेरी इसकी जो बाइंग है सर वो 45-30 पैसे की है। आगे इसके चांसेस हैं, कहाँ तक जा सकता है सर? अच्छा, इन दोनों में अगर बात की जाए ना तो दोनों काफी एक डिफरेंट उसमें है। टाटा सीमेंट ने दो चार इसमें मेजरली डेवलपमेंट हुई है। एक तो एपकमा के अंडर जो भी मेंबर्स होते हैं उनको एक सर्टन कोटा बेसिस कैपेसिटी बेस सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इनका ये उस सिस्टम से जब निकले तो इनको फायदा ये हो गया कि इनको सर्टन बाउंड्रीज से निकल के खेलने का मौका मिला। तो इनकी यूटिलाइजेशन भी आप देखें, जहाँ बाकी सेक्टर तकरीबन 50% की यूटिलाइजेशन पे है, ये 90% 100% की यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, इसकी वजह से इनकी रिटेंशन प्राइस भी ऊपर है। साथ ही लोकल कोयला साथ ही अपने उससे वो कर रहे हैं, एज पर कंपनी वो हायर सल्फर कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बाकी इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं कर रहा। तो इनकी एवरेज कॉस्ट भी उससे कम पड़ती है, जिसकी वजह से पिछले काफी टाइम से 1.5 साल से अगर देखें तो ठीक ठाक अर्निंग भी इंक्रीज हुई है, उसे देखते हुए प्राइस भी ऊपर गई है। अगर करंट उस पर बात की जाए तो जिस लेवल पे ये आ गया, मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा अपसाइड उस पर मिल जाएगा। अगर अपसाइड होता भी है तो रिलेटिवली उसका उतना रिस्क भी ज्यादा होगा। अच्छा, दो चीजें हो सकती हैं। एक, आगे इसको चलते हुए जो ट्रिगर मिलेगा वो इसके ट्रैक्टर बिजनेस में है। वो चीजें अभी तक अनफोल्ड नहीं हुई, लेकिन अगर कंपनी के ही कहने पे चला जाए तो जिस तरह के वो मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है 100 रुपए के आसपास इसमें मजीद भी आ जाए। लेकिन इसका देखना ये होगा कि ट्रैक्टर वाली चीजें जल्दी अनफोल्ड हो, क्योंकि इस साल कंपनी तो कह रही थी प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने 100 से भी कम यूनिट ही, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, सेल आउट किए हैं। तो उसकी डेवलपमेंट देखना जाए। लकी की जहां तक बात की जाए, लकी का इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसने हमेशा रिटर्न दिए हैं, गोइंग फॉरवर्ड भी अच्छी ही इसमें अभी अगर आप हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए इसे अगर सीमेंट सेक्टर में देखा जाए तो हमारी टॉप पिक है। और सब सेक्टर, इसका कोर सेक्टर भी परफॉर्म करेगा। एलईपीसीएल से डिविडेंड भी कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। इसके अलावा ऑटोज में भी न्यू स्पोर्टेज के लॉन्च के बाद, जो कि पिछले 1.5 साल में उसकी परफॉर्मेंस कम हुई थी, उसमें भी ग्रोथ आएगी। साथ ही सैमसंग की प्रोडक्शन में मोबाइल फोन की अच्छी उसमें चली गई है, जो कि साल 1.5 साल पहले काफी नीचे गिर गई थी। तो सभी सेक्टर में ओवरऑल ग्रोथ है। लकी एज ए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव अगर मुझे अपने लिए पर्सनली लेना हो तो आई प्रेफर लकी ओवर टाटा सीमेंट। तो दो, टाटा सीमेंट में एक बड़ा रिटर्न आ सकता है, लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ज्यादा है। थैंक यू सर। रमजान, मुझे अपने सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अपना हेलियून और ग्लेक्सो में से पूछना था कि लॉन्ग टर्म के लिए सर कौन बेस्ट है सर। हेलियन और ग्लैक्सो में से आई आई प्रेफर हेलियन, क्योंकि इसमें दो चार चीजें हैं। एक तो ओवरऑल दोनों के ही उसमें अच्छी चल रही हैं, लेकिन अगर रिलेटिव प्राइसिंग में देखा जाए तो हेलियन कंपैरेटिवली इस टाइम सस्ता भी मिल रहा है ऑन द फॉरवर्ड फॉरवर्ड अर्निंग बेसिस। दूसरी चीज जो इन्होंने सेंट्रम रिसेंटली लॉन्च किया, तो उसमें आई सी अ ह्यूज पोटेंशियल, क्योंकि उसमें एक बड़ी वो मार्केट शेयर ले सकता है, नॉन ब्रांड है इंटरनेशनली भी। तो उस बेसिस पे इफ आई हैव टू बेट बिटवीन दीज टू थिंग्स तो मैं हेलियन पे बेट करूंगा इन द फार्मा सेक्टर। और सर फौजी सीमेंट और फास्ट केबल सर, इनमें काफी दिन से मेरी सर बाइंग जो है सर अपना 46 की मेरी फौजी में बाइंग है, और अपना फास्ट केबल में 26 की सर। तो काफी दिनों से सर ये नीचे आ रहा है सर, कोई उनमें मूव नहीं आ रही सर, दोनों में सर। अच्छा, इन दोनों के सिक्लिकल नेचर का बिजनेस है, ये इकट्ठे ही चलेंगे। जब भी सिक्लिकल मूव आई, जब मार्केट जो होती है वो साइकिल्स में क्योंकि चल रही होती है। अभी आज जैसे ईएनपी का दिन था, तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या ऐसी कोई न्यूज आएगी तो वो ट्रिगर देगी, जिससे सिक्लिकल सेक्टर्स को ही मतलब सिक्लिकल सेक्टर्स को भी चलाएंगे। तो फास्ट और फौजी अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए
तो दोनों ही अच्छी कंपनीज हैं, अच्छी प्राइस पे भी ट्रेड कर रही हैं, अर्निंग ग्रोथ भी दोनों में ही ज्यादा है, दोनों ही सेम तकरीबन स्टोरी पे चल रही हैं, दोनों ने रिसेंट बड़ा कैपेक्स किया। तो वो जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बेहतर होगी, ग्रोथ के नंबर अच्छे आएंगे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की व्यू भी न्यूज आएगी, तो दोनों में एक अच्छा ट्रिगर बन सकता है। और लॉन्गर टर्म में आई प्रेफर बोथ, इफ यू हैव इट सर इन योर कोई टारगेट पोर्टफोलियो का तो। प्राइस सर, सर इन कोई टारगेट प्राइस सर बता सकते हैं सर दोनों में सर? टारगेट प्राइस, अच्छा मैं फौजी सीमेंट का वो कर देता हूँ, क्योंकि दूसरी हम ऑफिशियली एज अ हाउस की अगर मैं बात करूँ तो हम कवर नहीं कर रहे होते, तो मैं प्राइस कोट करना मुनासिब नहीं समझता। और जी जी फौजी सीमेंट की, लाइक इफ यू टॉक अबाउट June 26, तो बाय दैट टाइम वी कैन सी इट अप टू ₹70। थैंक यू सर। कि जावेद इकबाल अपने सवाल करें काइंडली। जी, मैं फैसल बैंक और नेशनल बैंक का कंपैरिजन चाह रहा था कि ये दोनों चल चुके हैं काफी हद तक, तो क्या इनमें बाइंग की जा सकती है इस टाइम? अच्छा, बैंकिंग सेक्टर और ओवरऑल कोई देखा जाए ना, तो कुछ एक आधा नाम ही मुझे अगर लेना हो, तो उसके अलावा सारे ही अच्छी वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको इन दोनों में वो करनी है, तो नेशनल बैंक हो सकता है कि ज़्यादा अच्छी यहाँ से अपसाइड दे दे, गिविंग द केस के अगर वो डिविडेंड अपना अर्निंग के हिसाब से थोड़ा सा भी बढ़ाता है, तो उसकी डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक हो जाती है। दूसरी चीज़, अच्छा इसके अलावा अगर मुझे बैंक्स में बात करनी चाहिए, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में इससे इन दोनों से ज़्यादा अच्छी कंपनीज हैं। अगर आपको लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना है, तो आई प्रेफर दोस लाइक HBL की अगर बात कर ली जाए, या इन दैट केस MCB की बात कर लीजिए, उन दोनों की डिविडेंड यील्ड्स भी अच्छी हैं, और मतलब कंसिस्टेंट एक चीज़ है, कुछ इफ एंड बट वाले सीन कम है कंपैरेटिवली, तो आई प्रेफर दोस ओवर दीज टू। लेकिन ये भी अच्छी प्राइस पे हैं। मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इन दोनों ये मतलब ज़्यादा प्राइस पे चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रऊफ महमूद अपने सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। यू आर अ वेरी यंग और बड़ा आपके पास बड़ा अच्छा नॉलेज है। सर मैंने 3 स्टॉक हैं मेरे पास, मैं उनके बारे में पूछना चाह रहा हूँ, तो प्लीज आप काइंडली उसके बारे में मुझे बता दें। एक सरल पाकिस्तान फार्मा में, दूसरा PIA और तीसरा सर ऑक्टोपस है। प्लीज इनके तो बारे में बता दें सर, शुक्रिया। तो तीनों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। सेकेंडली कि तीनों ही आपने बड़े ट्रिकी स्टॉक पिक करे हैं, ऐसे मतलब स्टॉक्स में आई प्रेफर नॉट टू कमेंट, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ PIA और ऑक्टोपस। स्पेसिफिकली PIA अगर मुझे वो करना हो, तो आई नॉट गो इनटू दैट स्टॉक, क्योंकि चीज़ें अभी काफ़ी हद तक क्लियर नहीं है, हो भी जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कुछ ना कुछ एज अ इन्वेस्टर आपको मिलेगा, बीइंग वेरी कैंडिड ओवर इट। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ऑक्टोपस का पूछा, आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट, तो मैं उसके ऊपर भी बात नहीं करूंगा। सल के ऊपर मैं कर सकता हूँ। सल का मैंने पहले भी बताया कि रिसेंट जो भी डेवलपमेंट हुई है, और आई थिंक रिसेंटली इसमें प्राइस की अप्रिसिएशन भी काफ़ी देखी गई है, मैं अच्छे प्राइस पॉइंट में सल से एग्जिट कर लूंगा। मैंने जैसे पहले बताया कि फार्मास्यूटिकल में और भी बहुत सी कंपनीज हैं जिनमें हायर ग्रोथ पोटेंशियल है, और कंसिस्टेंटली उन्होंने गेन्स भी पोस्ट किए हैं, अर्निंग ग्रोथ भी पोस्ट किए हैं, तो आई प्रेफर टू गो इनटू दैट। मैं एक कंपनी का नाम हेलियन का लिया, हाइनोन इज सेकंड। मैं ऐसी अच्छी प्रॉपर नाम वाले उसमें जाना प्रेफर करूंगा कंपैरेटिवली टू सर। अगर इनकी फ्यूचर ग्रोथ की भी बात कर ली जाए, कंपनी जो कि प्लान वगैरह दे भी रही हैं, तो जिस प्राइस लेवल पे चल रहा है अच्छी प्राइस पे, मेरा ख्याल हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए। इतना बड़ा ग्रोथ वाइज, अर्निंग ग्रोथ वाइज मैं कुछ पोटेंशियल देख नहीं रहा जिस हिसाब से प्राइस चलेगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू। जी जिशान अपने सवाल करें काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये वालेकुम काइंडली मैं सलाम। पूछना चाह रहा था कि ये टॉम CL और TRG को आप किस तरह से देखते हैं करंट प्राइसेस में, और सिनर्जी के बारे में आपके क्या लॉन्ग टर्म राय है? अच्छा, एक आपने सिनर्जी पूछा, पहले टॉमसी, और दूसरा कौन सा स्टॉक पूछा? तो TRG और जो है टॉम CL। तीनों ही आई थिंक ट्रेडिंग वाले ज्यादा स्टॉक हैं, रेदर देन कि आप फंडामेंटली उसमें देखें।
तुम I'll prefer if you're like talking about trading perspective, तो कुछ टेक्निकल एनालिस्ट ही आपको अच्छे से बता सकेगा या कोई ट्रेडर. आई थिंक आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन. यानी कि तो I'll टीआरजी में avoid. एंट्री आप नहीं सजेस्ट करेंगे प्रेजेंट प्राइस में? नहीं, मैं नहीं करूँगा. ओके, थैंक यू। ओके, जाहिर शाह अपना सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम। एज कार वालेकुम के सलाम. बारे में पूछना चाह रहा हूँ सर। अच्छा, एज कार काफी एक ट्रिकी बेट है थोड़ा बहुत. मतलब गेन का ऑटो सेक्टर पूरे में ही पोटेंशियल है. रिसेंटली इन्होंने अपनी गाड़ी भी लॉन्च की है. अगर लॉन्गर टर्म उसमें देखा जाए तो मैं कुछ माह, अगर मैं इसमें मेरी पोजीशन है तो मैं देखूंगा नंबर्स की क्या वो चल रही है. नई पोजीशन आई अवॉइड इनटू एच कार पोजीशन. दूसरी, अगर मैं एचईवी की बात करूं, रिसेंटली इन्होंने जो अपनी एचआरवी लॉन्च की, मेरे हिसाब से इन माई पर्सनल ओपिनियन कोई इतनी खास वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ में उसमें देख नहीं रहा. क्योंकि पहले एज अ शेप वाइज अगर बात की जाए तो वो काफी मतलब अच्छी रिसीव नहीं की गई मार्केट में. दूसरी चीज के अगर ओवरऑल इंटरनेशनली भी देखा जाए, होंडा की एज सच एचईवीज को कुछ इतना अच्छा पर्सपेक्टिव या ग्रोथ पूरी दुनिया में कहीं में नहीं है. तो आई अवॉइड एच कार एट दैट प्राइस पॉइंट. इससे ज्यादा मैं और बेहतर कंपनीज अगर ऑटोज में ही बात करनी चाहें तो मैं उनमें शायद पोजीशन ले लूं. अगर मेरी पोजीशन हो तो आई वेट फॉर सम नंबर्स, फिर उसके बाद में देखते हुए अगर तो अच्छी उसमें पोटेंशियल आ रहा है तो शायद मैं रखूं, वरना आई एग्जिट दैट शेयर. तो हबको में फिर ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है इसकी निस्बत बीवाईडी के लिहाज से? अच्छा, हबको में अच्छा देखना यह है कि हबको जिस प्राइस पॉइंट पे चल रहा है या जितने बड़ा वो कंपनी है, तो क्या बीवाईडी की स्ट्रेटेजी से ये आती है, मैं उसको भी देखना पसंद करूंगा. क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि हबको के इटसेल्फ उसके पावर के नंबर ही इतने बड़े हैं कि ऑटोज के नंबर शायद उसमें छुप जाएं. लेकिन इसका दूसरा केस भी हो सकता है. चाइनीज प्लेयर्स जिस तरह आते हैं, उनकी एक तो कुछ मार्केट्स में एंट्री की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है. कुछ मार्केट में अगर वो बिल्कुल ही डिसरप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तब जरूर केस बन सकता है हबको में. चलें, थैंक यू और सर। वो कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा ये कि कब अपनी लोकल प्रोडक्शन कितनी जल्दी शुरू करते हैं और एंट्री में गाड़ियों की सेल किस तरह करते हैं. ये आपको जैसे ही मार्केट में गाड़ियां शुरू आएंगी 3-4 महीने में ये चीजें ज्यादा क्लियरली समझ आना शुरू हो जाएंगी. भैया बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद सईद अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. मुझे सर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से एग्रो और एग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फूड का बताते प्लीज। आपने एंग्रो होल्डिंग का पूछा, एंग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फूड, नहीं नहीं, जी जी बिल्कुल। यही तीन आपने पूछे. अच्छा, अगर तीनों की बात की जाए तो आई से ऑन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव तीनों ही स्टॉक अच्छी उसमें है. अगर तीनों में से मुझे एक कोई प्रेफरेबली चूज करना होगा तो आई गो विद एंग्रो होल्डिंग. क्योंकि इफर्ट और उसमें इफर्ट में जो भी ग्रोथ आएगी वो एंग्रो होल्डिंग ओवरऑल कैप्चर कर लेगा. साथ उसमें एनर्जी पोर्टफोलियो वापस दोबारा से आ रहा है तो एक अर्निंग में वहां से ठीक ठाक मतलब जंप नजर आ जाएगा, जो कि पहले मिसिंग होता था. दूसरी चीज, उनकी जो टावर वाला बिजनेस है, तो आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक नहीं ओवर दैट एज वेल. होल्डिंग के उसमें कह रहा था कि मैं टावर बिजनेस पे भी बैठ लूंगा, क्योंकि उसकी डेट काफी बड़ा था और इंटरेस्ट रेट भी इतने ऊपर चले गए जिसकी वजह से उसके कंटिन्यूअस लॉसेस आ रहे थे. तो उसमें लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा कि वो लॉसेस काफी हद तक वो हो गए हैं, ब्रेक इवन पे आ गए हैं. और यहाँ से सर किसकी बात कर रहे हैं अर्निंग ग्रोथ उसमें आ सकती है. मैं एंग्रो होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो आप? रिसेंट ओके। टावर बिजनेस एक्वायर किया है जैस वाला. और इसके जी जी जी। अलावा एनर्जी बिजनेसेस भी ऐसे हैं, तो वो एक कंबाइंड उसमें ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है. और फौजी फूड की भी अच्छा पोटेंशियल उसमें काफी अभी, अगर फूड सेक्टर की कंपनीज देखी जाए वो काफी कम यूटिलाइजेशन पे चल रही हैं. और डिस्पाइट के उन पे जीएसटी लगा, उन्होंने अपनी कंसिस्टेंट वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ भी दी है. तो आगे अगर वो ग्रोथ उसको वो करते हैं, और स्पेशली फ्रॉम फौजी फूड पर्सपेक्टिव आई से कि अगर मुझे बैट लेनी होगी तो मैं उसकी मैनेजमेंट पे बैठ लूंगा. क्योंकि करंट मैनेजमेंट जब से आई है वो ठीक ठाक वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ वो कर रहे हैं. और अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो उन्होंने वॉल्यूमेट्रिक कंपनी में ग्रोथ ठीक ठाक पोस्ट की है, वो जिस कंपनी में भी थे. तो आई बेट ऑन दैट कंपनी. साथ कैपेक्स की वो बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ हुई तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट केस बन सकता है.
ईफर्ट डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से देखना हो तो वो भी अच्छा है, अभी भी एक अच्छी डिविडेंड डिसेंट डिविडेंड यील्ड वो कर रहे हैं। एक उसमें इन्वेंट्री का इशू आ सकता है अगर करंट उसमें ज़्यादा उनको डिस्काउंट देने पड़े, जैसे कि वो करंटली सिचुएशन में आ रहा है कि फार्मर इकोनॉमिक्स थोड़ी सी टेम डाउन हुई हुई है, जिसकी वजह से कंपनीज को डिस्काउंट काफ़ी देने पड़ रहे हैं। अगर तो उनको एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल सकती है, वो मिल जाती है, तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, स्पेशली जो कि शुगर सेक्टर का लास्ट केस हुआ, आई थिंक उसके बाद इस डिसीजन की पॉलिटिकल कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी उन्होंने एंट्री पर्सपेक्टिव से इफर्ट करंटली अच्छी प्राइस पे ही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। कि जो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद जो है वो हम कल की मार्केट के हवाले से पूछ के जो है मार्केट को जो है सेशन को एंड करेंगे। अच्छा जाहिद महमूद अपने सवाल करें। Osam साहब, नाइस टू सी यू। दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंक है ICIBL और सदीक सन्स टेम्पलेट। थैंक यू। कि वो भी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अच्छी हो सकती हैं। आप आईसी वो जो आपने इन्वेस्टमेंट बैंक का लिया, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन सदीक सन टिन प्लेट के ऊपर भी अगर मुझे बैट लेनी होगी मैं नहीं लूंगा। उसके ऑपरेशन भी काफ़ी बंद है उनका। उन्होंने लास्ट जो एक्सपेंशन करने लगे थे उसका भी एक मतलब कंटिजेंसी में वो चीज़ चल रही है, तो रिस्क उसमें क्वाइट फ्रैंकली ज़्यादा ओके, आई सी। थैंक यू सो मच। है। अच्छा सर, एंड में मैं पूछना चाहूंगी कल बताइएगा, कल जैसे कि लास्ट डे है वीक का फ्राइडे है सेशन होंगे, तो कल के हवाले से बताइएगा। और इसके अलावा टॉप पिक्स कुछ प्रोवाइड करना चाहेंगे, कोई सेक्टर्स पे आप जो है वो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, कल का स्पेसिफिकली तो शायद मैं ना बता सकूं, एक ट्रेडर या टेक्निकल एक दिन के बेसिस पॉइंट पे और एक दिन का उसको बताएगा। ओवरऑल शॉर्टर टर्म में भी लॉन्गर टर्म में भी मार्केट अच्छी ही उसमें लग रही है। कल भी शायद ये जो आज सेक्टर चले हैं उन्हीं की वजह से वो बाकी जो सेक्टर्स डिविडेंड यील्ड वाले थोड़े से उनकी परफॉर्मेंस आज कम थी, वो भी बेहतर हो जाएंगे। ओवर द लॉन्गर टर्म अगर बात की जाए, बाय दिसंबर एंड हमारा वही 165 का टारगेट एंड हम उसी को पे ही मेंटेन है। हमें लग रहा है कि वो इजीली जो चीजें हम देख रहे थे पॉइंट क्वाइट फ्रैंकली फॉर द ये बीइंग के वो चीजें प्ले आउट करेंगी। वो लार्जली कुछ प्ले कर चुके हैं, कुछ प्ले कर सकती हैं आगे, मोस्ट लाइकली वो वैसे ही करेंगे जैसे कि इंटरेस्ट रेट का सिंगल डिजिट होना और वहीं से मार्केट में री रेट वगैरह होना था, तो वो मोस्ट प्रोबेबली कर लेंगे। तो हम वही 165 के टारगेट पे अभी भी मेंटेन है। और दूसरी चीज अगर टॉप पिक की बात की जाए तो वो कंपनीज जो कि वो या वो सेक्टर्स जिनमें एक अच्छा रिफॉर्म एजेंडा आ सकता है या ओवरऑल कुछ रिफॉर्म स्टोरी आ सकती है, आई थिंक उनको प्रेफर करना चाहिए, या जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है। अगर डिविडेंड यील्ड स्पेसिफिकली बात की जाए, मैंने दो बैंक्स का नाम लिया, एमसीबी एचबीएल, उन दोनों की तरफ वो किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईएनपी में, ओजीडीसी पीपीएल, इनमें ठीक ठाक अभी भी अपसाइड बाकी है। और पीएसओ में ठीक ठाक बड़ी अपसाइड बाकी है, लेकिन वो अपने उसी आई थिंक सर्कुलर डेट वाले ट्रिगर का वेट कर रही है। अगर और वो चीज़ अगर प्ले आउट कर जाती है तो मेरे हिसाब से इन सबको आउट परफॉर्म कर सकता है पीएसओ। और सीमेंट में अगर देखा जाए तो फौजी सीमेंट एंड लकी सीमेंट, इन दोनों में अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। एंड तीसरा अगर मुझे नाम लेना हो तो डीजीकेसी भी एक अच्छे उसमें चला गया है, क्योंकि यूटिलाइजेशन बढ़ने के साथ उसमें उनके ग्रोस मार्जिन भी काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ इंटरनेशनल कोल की प्राइसेस और क्लिंकर की प्राइसेस काफ़ी ऊपर गई हुई हैं, जिनकी वजह से साउथ के प्लेयर्स जो हैं वो करंटली बेनिफिशियरी हैं, साथ उन पे रॉयल्टी भी कम है, तो वहां से भी बेनिफिट अपना वो कर रहे हैं। तो ये मोटी मोटी उस चीज़ पे होगी। फर्टिलाइजर्स में भी अगर आप डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखा जाए, अगर टॉपिक की बात की जाए तो मैं एफएफसी को करूंगा। इसके अलावा होल्डिंग कंपनीज में एग्रो होल्डिंग इज लाइक आवर टॉपिक। तो ओवर द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव अगर इन स्टॉक्स की बात की जाए तो ये काफ़ी सेफ बेट एंड दे वुड माई टॉपिक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। ओके नाजरीन, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों भी हमें ज्वाइन किया। सर आगे आने वाले सेशन में जो है हम आपको फिर इनवाइट करेंगे। आपका अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग वेरी मच। अल्लाह हाफिज।